Good morning, students. Today's topic is Dulong and Petit's law, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिक हीट को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी के डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर बात करूं कि हीट कैपेसिटी को जब हम स्टडी करेंगे तो उस केस में हम जिस भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को स्टडी कर रहे हैं तो उस कंप्लीट सब्सटेंस की बात करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं आयरन की, निकल की, कोबाल्ट की, यानी कि आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सारे क्या है? सब्सटेंस हैं। और मैंने सब्सटेंस लिया, सपोज करो मैंने ये सब्सटेंस लिया, ये इतना मेरे पास कोई सब्सटेंस है। तो सबसे पहले इस सब्सटेंस का हमें क्या नोन हो गया? इसका मास नोन हो गया। यानी कि सपोज करो ये 1 kg मास का सब्सटेंस है। और ये जो सब्सटेंस है ये किस चीज का है? सपोज करो ये आयरन का है। अब अगर मैं इस सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं तो हमें क्या इस कंप्लीट सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इस सपोज करो ये सब्सटेंस 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और इस सब्सटेंस का मैं टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहता हूं? 28 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं। तो ये अपने आप तो इंक्रीज होगा नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना होगा? इस सब्सटेंस को क्या देनी होगी? हीट देनी होगी, इसको एनर्जी देनी होगी। ये सब्सटेंस उस हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद लैटिस के अंदर वाइब्रेशंस होगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हमने एक कंसेप्ट मिला, हीट कैपेसिटी की जब भी बात करेंगे हम कंप्लीट सब्सटेंस की बात करेंगे, लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो यहां पर कंप्लीट सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे, केवल यहां पर किसकी बात करेंगे? 1 यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस की बात करेंगे। यानी कि सब स्पेसिफिक हीट के अंदर हम ये 1 यूनिट मास की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी के अंदर हम कंप्लीट सब्सटेंस की बात करेंगे। तो क्या मतलब हमें समझ में आया? स्पेसिफिक हीट को हम हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट में हम क्या बोल रहे हैं? हमें सिर्फ इसके अंदर कंप्लीट सब्सटेंस को स्टडी ना करके क्या स्टडी करना है? केवल 1 यूनिट मास को स्टडी करना है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? 1 ग्राम मास की बात कर रहे हैं इस सब्सटेंस के। यानी कि अगर इस सब्सटेंस के 1 ग्राम के मास के टेम्परेचर को अगर मेरे को रेज करना है 1 डिग्री, तो इस सब्सटेंस को, इस 1 ग्राम के मास को हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके अपने 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज कर ले। ये क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस पता चला हमें? हीट कैपेसिटी में हम कंप्लीट सब्सटेंस को स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक हीट के अंदर हम केवल 1 यूनिट मास को स्टडी करेंगे। यानी कि हमें 1 यूनिट मास को कितनी एनर्जी देनी है कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। एंड हीट कैपेसिटी को क्या डिफाइन किया गया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स 1 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। तो स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट के अंदर हम 1 यूनिट मास की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी के अंदर हम कंप्लीट सब्सटेंस की बात करेंगे। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। और स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट को हम किससे डिनोट करते हैं? हम CV से डिनोट करते हैं। और मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूं तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो हमें उसको क्या डिफाइन किया गया, इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ने का लिंक क्या है, इसको हीट देने का। जब तक हम हीट नहीं देंगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो जब ये मिलेगी, यानी कि इसका इसके रेस्पेक्ट में दोनों का आपस में टेम्परेचर है। रेस्पेक्ट ये है, और रेस्पेक्ट वाली चीज कहां पे आती है स्टूडेंट, नीचे आती है। तो स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया, हीट हमें देनी है, थोड़ी सी हीट देनी है, थोड़ी सी टेम्परेचर को बढ़ाकर। अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उस केस में उस सब्सटेंस की वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो यानी कि हम उसको किस कंडीशंस के ऊपर स्टडी करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। एक हमें ये चीज अगर याद है स्टूडेंट्स, तो हम इजीली इस आर्टिकल को समझ लेंगे। चलिए, अगर हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये इस स्पेसिफिक हीट को स्टडी किया गया डिफरेंट सब्सटेंस की, यानी कि हमने आयरन की भी स्टडी की, निकल को भी स्टडी किया, और डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर स्टडी किया। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, ऑब्जर्व वैल्यू का ग्राफ है, जो कि हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर स्पेसिफिक हीट को प्लॉट किया। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था, ये हमें स्टैंडर्ड है स्टूडेंट, यानी कि हमने क्या देखा है, यहां पर ये ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि क्या कह रही हैं, ऑब्जर्व वैल्यू है, ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। ये क्या कहना चाह रही हैं, यहां पर देखिए, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट है, उसकी वैल्यू वहां से अप टू कहां तक, उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट तक, यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, और वो कितनी आती है, 3R आती है। R एक रेबर कांस्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा अभी। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड, और कुछ मेटल्स भी होते हैं उसके अंदर, स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स की कहां से, रूम टेम्परेचर से और मेल्टिंग पॉइंट तक सब सॉलिड्स की क्या आती है, स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट 3R के इक्वलेंट आती है। लेकिन इस रूम टेम्परेचर से जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो स्पेसिफिक हीट क्या करती है, डिक्रीज करती है, और वो 10 to 0 कर जाती है, व्हेन टेम्परेचर 10 to 0। ये हमारे पास ऑब्जर्व फैक्ट्स थे। हमने ऑब्जर्व फैक्ट्स को जब क्या किया, कंपेयर किया ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की आउटकम से, तो क्या हुआ, हम सिर्फ ये स्टडी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको इस ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के आउटकम को समझा पहले देता हूं, ताकि ये आर्टिकल आपको समझ में आ जाए कि हम इस आर्टिकल को पढ़ना क्यों जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के जो आउटकम्स थे वो क्या थे, इस लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी थी। इस लॉ ने हमें ये बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट है, या मैं ये कहूं हीट कैपेसिटी है सभी सॉलिड की, वो क्या है, कांस्टेंट होगी, यानी कि वो सेम होगी, और वो सेम कितनी, आइडेंटिकल होगी, और वो कांस्टेंट होगी, और वो इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड्स दैट कम्स आउट टू बी, और वो 3R आएगी, अभी हम निकालेंगे, वो 3R आएगी, यानी कि ये क्या है, सभी सॉलिड की 3R आएगी, और ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया ड्यूलोंग एंड पेटिट्स का, जब हम इस रिजल्ट ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के रिजल्ट को अपने ऑब्जर्व फैक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ का जो आउटकम है, जो ये बोल रहा है कि सभी सॉलिड की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, आइडेंटिकल आएगी, सेम आएगी, और वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3R होगी। जब हमने इसको कंपेयर किया ऑब्जर्व फैक्ट के साथ, इसके साथ कंपेयर किया, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ का और ऑब्जर्व वैल्यू का
एग्रीमेंट मतलब दोनों का सेम, मतलब ये वाला रिजल्ट इसके साथ मैचअप कर रहा था, एग्री कर रहा था। कहां पर कर रहा था? रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड के। यानी कि ड्यूलोंग एंड पेटेट्स लॉ के आउटकम्स एग्री विद द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक हीट। कहां से कहां तक? रूम टेम्परेचर से अप टू मेल्टिंग पॉइंट तक। यहां पर ये गुड एग्री कर रहा था। लेकिन जब इसके फैक्ट्स को हमने यहां पर लो वैल्यूज के ऊपर स्टडी किया तो इसके अकॉर्डिंग तो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन ऑब्जर्व फैक्ट क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। और ऑब्जर्व फैक्ट क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट की वैल्यू टेम्परेचर के डिक्रीज करने से डिक्रीज होगी और स्पेसिफिक हीट 10 to 0 कर जाएगी व्हेन टेम्परेचर 10 to 0। लेकिन यहां पर ये ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ यहां पर ऑब्जर्व वैल्यू के साथ एग्री नहीं कर पाया और इस लॉ के अंदर ये क्या बन गई थी? डिस्क्रिपेंसी बन गई थी। और इस डिस्क्रिपेंसी के कारण ही इसकी वैल्यू कम हो गई थी। और ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की डिस्क्रिपेंसी को रिमूव किया गया था क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो यानी कि ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ जो है वो कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और क्लासिकल थ्योरी के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं? हमेशा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस यूज करते हैं। मैक्सवेल यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं। क्वांटम में हम किसको यूज करते हैं? बोस आइंस्टाइन को, या मैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को यूज करता हूं। यहां पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एमबी को यहां पर यूज करते हैं, वहां पर बीई और एफडी को यूज करते हैं क्वांटम में। तो स्टूडेंट्स हम क्लासिकल थ्योरी के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लेकर हम यहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।